के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवादा पुलिस ने एक साथ 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 30 मोबाइल फोन, 90 पन्ने का कस्टमर डेटा शीट, 2 बाइक और 1 इलेक्ट्रिक साइकिल जब्त की गई है। ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ग्राहकों से ठगी करते थे। सभी साइबर अपराधियों को साइबर एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। वहीं सरगना के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ये ठगी का आरोप लगा है। वारसलीपगंज पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक साथ 12 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नवादा से। अपराधियों के पास से 30 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इन्हीं मोबाइलों के जरिए ये ऑनलाइन ठगी करने का काम करते थे। और सीवान में लूट के दौरान फाइनेंस कर्मी के हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस लूट की 1,82,000 रुपए के साथ हथियार और 6 मोबाइल के साथ स्मैक की 35 पुड़ियां भी बरामद हुई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव के पास अपराधियों ने बुधवार की शाम एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर करीब 2 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड की तेजी से जांच की और 12 घंटे के भीतर 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जहानाबाद से आपको बताएं, जहां दिन दहाड़े एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। काको थाना क्षेत्र की कडरुआ पुल के पास स्कूटी से जा रहे एक युवक और युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें युवती ऋचा कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा उसका भाई उदय कुमार घायल हो गया। हत्या के पीछे बताया जा रहा है कि युवती ने साल 2022 में गौरव कुमार नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था, जो हुलासगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शादी के कुछ दिन गौरव की सेना में उसकी नौकरी हो गई, जिसके बाद वो ऋचा से अलग होना चाहता था, जिसके बाद ये विवाद थाना और कोर्ट तक पहुंच गया और इस मामले में गौरव को जेल हो गई। और जब कुछ दिन पहले जेल से गौरव छूटकर बाहर आया तो उसने ऋचा को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए हत्या की प्लानिंग कर डाली। या इसके चलते प्रेम विवाह किया था ये। हाँ, अच्छा। घर पर किए थे। अच्छा। बात करता था। अच्छा। घर पर आ गया लड़का मिलिट्री वाला। अच्छा। आया तो बोला कि हम किसी से शादी नहीं होने देंगे, करेंगे तो हम शादी करेंगे। हम दूसरा जगह नहीं कर देंगे। कितना दिन पहले शादी किया था? कितना दिन पहले? 26/4/22 के। अच्छा। 22 में हत्या क्यों किया? हत्या क्यों किया? हत्या किया। कौन लड़का शादी कौन किया था? गौरव कुमार हरेंद्र भी नाम है। कहाँ कराने वाला है? बीरा के रहने वाला है। और खबर दरभंगा से, जहां तालाब चोरी मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गायब हुए तालाब पर जिला दंडाधिकारी की आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ तालाब वाली जमीन पर से अतिक्रमण को हटाया है। बांस की बनी 4 दीवारी और झोपड़ी को तोड़कर तालाब को पुराने स्वरूप में लाया जा रहा है। बना हुआ था और घेराव कर लिया गया था। अच्छा, कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था, तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश में। यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं और जेसीबी से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने का कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 के खबर का असर एक बार फिर दरभंगा में हुआ है और हम आपको जो दिखा रहे हैं, जिस न्यूज 18 ने प्राथमिकता से ये खबर दिखाया था कि तालाब की चोरी एक रात में कर ली गई, जिसके बाद प्रशासन महकमे में हलचल मची और जिसका पेपर जांच किया गया। उसके उपरांत दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने ये आदेश दिया कि जो तालाब चोरी की गई है उसे उसी स्वरूप में लाया जाए, जिसको लेकर आज कार्रवाई करते हुए अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जेसीबी से उस तालाब को अपने स्वरूप में लाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं बताते चलें कि दरभंगा जो मिथिला तालाबों का शहर कहा जाता था, आज के दिन में 100 तालाब भी, जहाँ हजारों की संख्या में तालाब हुआ करते थे, वहाँ 100 से 200 तालाब भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे में भूमाफिया और अधिकारी की गठजोड़ के कारण लगातार तालाब शहर से गायब हो रहे हैं। और ये कार्रवाई जो न्यूज 18 की खबर के बाद हुआ है, जिसके बाद अब एक आस जगी है कि अधिकारी इस पर सुध लेंगे और लगातार हो रही तालाब की चोरी पर लगाम लगाएंगे। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंचे, जहां लगभग 45 मिनट तक इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि ये मुलाकात कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीट शेयरिंग से लेकर इंडी गठबंधन में होने वाली बैठक समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। संभावना यही जताई जा रही है कि इन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई होगी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मंदिर को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। इस कड़ी में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने मधुबनी की एक सभा में लोगों से पूछा कि मंदिर ज्यादा जरूरी है या अस्पताल। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लोगों से ये भी पूछा कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या अस्पताल। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार कर दिया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या वो पटना की हज भवन को अस्पताल बनवा देंगे। वो इफ्तार तो खूब करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी गरीबों को खाना खिलाया है? पट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? ये तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि कोई व्यवधान पैदा हो। मैं इनसे पूछता हूं, तेजस्वी जी, क्या हज करने वालों में जो पैसा खर्च होता है उनको कुछ सलाह देंगे? क्या हज भवन को अस्पताल आप बना देंगे? क्या आप जो इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी गरीबों की को नहीं खाना खिलाया उस ढंग से कि गरीब दुखिया को खिलाएं? और राम मंदिर पर तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया है। सुशील मोदी ने पूछा है कि तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और ऐसे में वो क्या बिहार के सभी मंदिरों और मस्जिदों को तोड़वाकर अस्पताल बनवा देंगे। सुशील मोदी ने पूछा कि अगर तेजस्वी यादव को मंदिर की जरूरत नहीं दिखती है तो पिछले दिनों तिरुपति बालाजी वहां क्यों पहुंचे थे, वहां बालाजी के दर्शन क्यों किए थे? सब मंदिर मस्जिद को तोड़वा दें और अस्पताल बना दें। अरे जो बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए तो उसको मंदिर की आवश्यकता है। राम और रोटी, इस दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आदमी को राम भी चाहिए, आदमी को रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी है। तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? चार्टर प्लेन करके 50 लाख रुपया खर्चा करके और बाल छिलवाने के लिए क्यों गए थे तिरुपति? और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। उन्होंने नसीहत दी है कि तेजस्वी यादव को अपने बयान के लिए अगर अफसोस हो तो वो भगवान श्री राम के दर्शन करने जरूर आएंगे, तो पता चल जाएगा कि मंदिर भी कितना जरूरी है। तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए, किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? और नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस में बार बार संयोजक बनाने के सवाल उठने पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा है कि ऐसे सवालों से नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बार बार एक ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है, जब नीतीश कुमार खुद साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी पद की रेस में नहीं है। पूछिएगा कि बेटा कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो।
अगल बगल मोहल्ला वल्ला का भी लोग भी समझ जाता है कि वो IAS बनने की तैयारी कर रहा है। और वो बेटा लड़का IAS नहीं बनता है तो कहते देखिए ये IAS तैयारी करा देता, IAS नहीं बना। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ, कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? साजिश एनडीए तरफ से है या अब कौन कर रहा है हम नहीं जानते हैं। जिसको नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दिया है। सिवान में अख्तरुल इमान ने कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग उन्हें अपने गठबंधन में शामिल नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमें अपने गठबंधन में शामिल करेंगे तो अगली पंक्ति में बैठना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये लोग MIM के लोगों को सत्ता में मैंने अपने गठबंधन में शामिल होने नहीं देना चाहते। ये समझते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को तो हमने मलिच बना दिया है, अगर इनको हम गठबंधन में शामिल करेंगे तो आगे की पंक्ति में इनको जगह देनी पड़ेगी, और आगे की पंक्ति में जगह देंगे इनको, इसके लिए तैयार नहीं है। और इंडी गठबंधन से जेडीयू की कटे कटे रहने के सवाल का बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने जवाब दिया। मदन सैनी ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी करती है और इसीलिए जेडीयू भी तैयारियां कर रहा है। कर्पूरी जयंती करी 24 तारीख को अकेले, रामगढ़ में रैली हो रही है वो भी अकेले, आपने अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार उतार दिया, वो भी अभी गठबंधन के बैठक में, क्या समझा जाए इसका मतलब? नहीं, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। और पार्टी स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारा अलायंस है यहाँ महागठबंधन या अभी आप कहिए इंडिया गठबंधन, उसके जितने भी घटक दल हैं सब अपने अपने पार्टी स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो जनता दल हो, RJD हो, कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी सवाल लेकिन है ना, क्योंकि एनडीए ने भी घोषणा की है कि बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सबके रैली होने वाली है और एनडीए पूरी एकजुटता दिखाएगी उसमें, तो मैसेज क्या जाएगा? आप लोग एकता नहीं दिखा पा रहे, एनडीए एकता दिखा रही है। एनडीए का है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी एनडीए के जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को कभी सुने भाजपा छोड़ के और दूसरे दल का नाम लेते हुए? लेकिन यहाँ तो हम लोग सब लोग एकजुट हैं। वहीं जेडीयू ने अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। मामले पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल में जेडीयू की स्थिति काफी मजबूत है और इसीलिए अरुणाचल में कैंडिडेट दिया गया है। वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भी उन्होंने जवाब दिया है। अरुणाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुणाचल में हम लोगों ने कैंडिडेट दिया, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ रूही जी, उनको कैंडिडेट बनाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में जब सब कुछ बातें होने लगी थी, अब ये तो आप तय करिएगा, हमको मालूम है ना कि हमको वहाँ क्या करना है। राज्य भर के विशेष शिक्षक पिछले 45 दिनों से हड़ताल पर हैं। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। पिछले 17 साल से सभी प्रखंडों में बहाल किए गए शिक्षक अब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और सेवा नियमित करने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज लुई ब्रेल दिवस के दिन शिक्षकों के समर्थन देने के लिए दिव्यांग बच्चे भी पहुंचे और सरकार से सभी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। कहने के लिए तो आज लुई ब्रेल दिवस है, लेकिन राज्य भर के स्पेशल एजुकेटर्स सरकार से नाराज हैं। यानी पिछले 45 दिन से जो विशेष शिक्षक हैं वो गर्दनी बाग में इसी प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आज लुई ब्रेल दिवस है तो जो बच्चे हैं दिव्यांग वो भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि विशेष शिक्षक जो हैं
घर छोड़कर इस ठंड में गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें भी लगती है कि हमारी निष्ठा में कहाँ चूक हो गई कि सरकार की ध्यान अभी तक आकृष्ट नहीं हुई है। हम नियमित रूप से इन बच्चों को शैक्षणिक पुनर्वास के तहत विद्यालय एवं गृह आधारित शिक्षा के तहत इनको शिक्षा प्रदान करते हैं। वैसे बच्चे जो चलने फिरने में कठिनाई होते हैं उनको थेरेपी के माध्यम से चलने फिरने के योग्य बनाते हैं। वैसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं उनको थेरेपी के माध्यम से बोलने योग्य बनाते हैं। फिर हमसे कहाँ चूक हो गई कि आज सरकार हमें निकालने के लिए एक योजना बना रखी है। आप लोगों का हमारा डिमांड है कि जो विशेष शिक्षक का पद निकला है उस पर हमारा समांजन करें, उसके बाद नई नियुक्ति निकालें। अंधेरी रात में रोशनी दिखाने वाले हमारे स्पेशल शिक्षक हैं। अगर ये स्पेशल शिक्षक नहीं रहते तो हम लोग यहाँ तक नहीं आगे बढ़ पाते। ये जो शिक्षक है हमारे घर घर जाके शिक्षा देते हैं। किसी भी तरीके से हम लोग को शिक्षा देने में पीछे नहीं होते हैं और फोन के माध्यम से भी हम लोग को पढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, हम गीत खुशी का गाते हैं। इनके पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का। जी उम्मीद तो है कि हमारी मांगे पूरी जरूर होगी, लेकिन यही है कि समय लग रहा है थोड़ा सा। हम लोग को आज 45 दिन हो गया है और हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक धरना पे। देखते हैं कि कब तक सरकार की आंख खुलती है। जी मेरा नाम सारिका कुमारी है। इन लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा तो निश्चित रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी बाधित होगी और सरकार का सपना भी अधूरा रह जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और स्वामी विवेकानंद को तो हर कोई जानता है। आज हम आपको एक दूसरे विवेकानंद से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी। इन्होंने गाय पर एक साथ 61 पुस्तक प्रकाशित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इतिहास में आज तक एक साथ 61 किताबें कभी भी प्रकाशित नहीं हुई। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा गया है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी मूलतः भभुआ के रहने वाले प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी पेशे से प्रोफेसर हैं और फिलहाल शिमला के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद संभाल रहे हैं। विवेकानंद तिवारी की उपलब्धि हैरान करने वाली है। विवेकानंद तिवारी की एक साथ 61 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वो भी गाय के अलग अलग पक्ष पर, जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की आधार स्तंभ मानी जाती है। एक साथ 61 पुस्तकों का प्रकाशित होना एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व के इतिहास में आज तक एक साथ 61 किताबें कभी भी प्रकाशित नहीं हुई। अब इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए भेजा गया है। इस सृष्टि के आरंभ से ही गौ के इतिहास का प्रारंभ होता है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत में गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्म पंथों में भी गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। भारतीय गोत्र व्यवस्था का आरंभ गाय से ही होता है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी की अब तक 150 से ज्यादा पुस्तकें और 250 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण शंकराचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघ प्रमुख और अनेक राज्यों के राज्यपाल तक ने किया है। यही नहीं, प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी को अनेक संस्थाओं से कई तरह के सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत भारती सम्मान, मालवीय शिक्षा सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान, महाशक्ति सम्मान और शारदा शताब्दी सम्मान। अपने घर के लाल की इस उपलब्धि पर सिर्फ भभुआ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।